Hello learners, I am Dr. Deepa Kushwaha, Assistant Professor, Guest Faculty, Department of Political Science, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। अभी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पावर और अथॉरिटी का अध्ययन करेंगे। पावर और अथॉरिटी अर्थात शक्ति और प्राधिकार। शक्ति और प्राधिकार को स्पष्ट रूप से सबसे पहले सिद्धांत रूप में अगर देखा जाए तो हमारे समाजशास्त्रीय विचारक मैक्स वेबर ने इसको वर्णित किया था। मैक्स वेबर के अनुसार यदि हम देखें तो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में शक्ति और प्राधिकार की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस इकाई में वेबर द्वारा शक्ति और प्राधिकार की अवधारणा को विशेष रूप से समझाया गया है। इसके दूसरे भाग में वेबर द्वारा ही बताए गए सामाजिक क्रिया के प्रकार तथा उनसे उत्पन्न प्राधिकार के प्रकार अर्थात पारंपरिक, करिश्माई और तर्कसंगत कानूनी प्राधिकार का वर्णन किया गया है। तीसरे भाग में उस स्थान पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिसके माध्यम से तर्कसंगत कानूनी प्राधिकार लागू होता है अर्थात नौकरशाही। तो आइए सबसे पहले हम शक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। शक्ति सामान्य अर्थ में शक्ति का अर्थ बल या नियंत्रण की क्षमता से है। इसे किसी व्यक्ति या समूह की वह क्षमता माना जाता है जिसके द्वारा वह अपनी इच्छाओं को पूरा करता है तथा अपने निर्णयों और विचारों को लागू करता है। इसमें दूसरों के व्यवहार को उनकी इच्छा के विरुद्ध भी प्रभावित या नियंत्रित करने की क्षमता शामिल होती है। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति सामाजिक संबंधों का एक पक्ष है। इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर अपनी इच्छा थोपने की संभावना से है। शक्ति सामाजिक अंतःक्रिया में विद्यमान रहती है और असमानता की स्थिति उत्पन्न करती है क्योंकि जिसके पास शक्ति होती है वह दूसरों पर उसे लागू करता है। शक्ति का प्रभाव परिस्थिति दर परिस्थिति बदलता रहता है। एक ओर यह शक्तिशाली व्यक्ति की शक्ति प्रयोग करने की क्षमता पर निर्भर करता है, वहीं दूसरी ओर इस बात पर भी निर्भर करता है कि अन्य लोग उसका कितना विरोध या प्रतिरोध करते हैं। वेबर के अनुसार शक्ति जीवन के सभी क्षेत्रों में विद्यमान होती है। यह केवल युद्ध क्षेत्र या राजनीति तक सीमित नहीं है, वरन बाजार, व्याख्यान मंच, सामाजिक समारोह, खेल, वैज्ञानिक चर्चाएं और यहाँ तक कि दान पुण्य में भी देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए किसी भिखारी को दान देना या न देना आर्थिक शक्ति के सूक्ष्म प्रयोग का उदाहरण है। दान देकर आप उसके चेहरे पर खुशी ला सकते हैं या इनकार करके उसको निराशा दे सकते हैं। ऐसे ही अगर हम राजनीति के क्षेत्र में देखेंगे तो युद्ध क्षेत्र में हम युद्ध भी कर सकते हैं या आर्थिक दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए हम युद्ध में संधि के द्वारा उसको समाप्त भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी में शक्ति के स्रोत। शक्ति के स्रोत को वेबर ने प्रमुखतः दो प्रमुख स्रोतों में बांटा है। पहला है मुक्त बाजार व्यवस्था में विकसित होने वाले हितों के समूह से उत्पन्न शक्ति। यहाँ पर आप देखें कि जैसे चीनी उत्पादकों का समूह है जो कि आपूर्ति को नियंत्रित कर लाभ बढ़ाता है। मुक्त बाजार व्यवस्था में अगर हम देखेंगे तो हित के जो समूह से स्पेशली ये देखा जाता है विकसित राष्ट्रों में। विकसित राष्ट्र में हित समूह जो हैं अपनी प्रभावशाली भूमिका बाजार व्यवस्था में भी बनाते हैं, साथ ही सत्ता में भी अपनी शक्ति का प्रयोग वह अत्यधिक रूप से करते हैं। नेक्स्ट है प्राधिकार की एक स्थापित व्यवस्था से प्राप्त शक्ति। इस शक्ति में आदेश देने का अधिकार और पालन करने का कर्तव्य निर्धारित होता है। इसको हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि जब सेना में जवान अपने अधिकारी के आदेश का पालन करता है तो वह शक्ति अधिकारी की एक वैध प्राधिकार व्यवस्था से आती है।
वैध प्राधिकार व्यवस्था से तात्पर्य है कि यहाँ पर जो शक्ति अधिकारी उपयोग में ला रहा है वो शक्ति उसको सेना के द्वारा प्रदान की गई है और वो शक्ति अवैध ना होके वैध होती है। यहीं से शक्ति और वैधता अर्थात लेजिटिमेसी का संबंध स्पष्ट होता है। वेबर के अनुसार वैधता ही प्राधिकार का मूल तत्व है। अब हम प्राधिकार को समझेंगे अर्थात अथॉरिटी को। वेबर द्वारा प्रयुक्त जर्मन शब्द हर्ष हर्षैफ्ट का अनुवाद प्राधिकार, प्रभुत्व या आदेश के रूप में किया जाता है। इसका अर्थ ऐसी स्थिति से है जिसमें एक स्वामी या शासक दूसरे पर शासन करता है। इसमें रेमंड आरोन ने कहा है कि हर्षैफ्ट वह क्षमता है जिसके द्वारा स्वामी उन लोगों से आज्ञाकारिता प्राप्त करता है जिन पर उसका वैध अधिकार माना जाता है। और अर्थात यहाँ पर आप देखें कि अगर हमको कोई आदेश दे रहा है, अगर हम अपने शैक्षणिक संस्थान का उदाहरण लें, तो अगर हमारे यहाँ के जैसे विश्वविद्यालय का सर्वोच्च हमारा अधिकारी होता है माननीय कुलपति, तो कुलपति द्वारा जो भी हमको आदेश प्राप्त होता है उस आदेश को आज्ञा मानकर कार्य करना जो है वो आपके हमारे लिए सही है। और वहीं जो वीसी साहब आज्ञा दे रहे हैं उस आज्ञा को वैध रूप में माना गया है। उसके बाद हम देखेंगे शक्ति और प्राधिकार में अंतर। शक्ति नियंत्रण की क्षमता है जबकि प्राधिकार जो है वो वैध शक्ति है। प्राधिकार में शासक को आदेश देने का अधिकार होता है और उससे आज्ञा पालन की भी अपेक्षा की जाती है। अब प्राधिकार के तत्व एलिमेंट्स ऑफ अथॉरिटी। किसी भी प्राधिकार व्यवस्था के लिए सबसे पहले निम्नलिखित तत्व आवश्यक होते हैं। सबसे पहला इसमें है शासक व्यक्ति या शासकों का समूह, अर्थात जो भी यहाँ पर अथॉरिटी है वो अथॉरिटी आपके वो पर्सन होना चाहिए। जैसे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में आप देखेंगे तो राजा है, या आप हम स्विट्जरलैंड में देखेंगे जहाँ एक समूह शासन व्यवस्था को संचालित करता है तो वहाँ आ जाएगा कि ये एक शासकों का समूह। वहीं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यदि आप देखेंगे वर्तमान व्यवस्था में तो शासक व्यक्ति से तात्पर्य हो जाएगा जो हमारी शासन सत्ता जो है वो उसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है आपके शासक की इच्छा जो आदेशों के रूप में व्यक्त होती है। यहाँ पर आपके शासक की जो इच्छा है अर्थात यहाँ पर वो तानाशाह भी बन सकता है और आपके लोक हितकारी कार्य भी कर सकता है। दोनों रूप में शासक की इच्छा हो सकती है। शासक की वो इच्छा वैध भी हो सकती है और अवैध भी हो सकती है। और वर्तमान व्यवस्था में आप देखेंगे तो अधिकांश जो देश हैं वो आपके शासक की जो इच्छाएं रहती हैं अर्थात चाहे वो राष्ट्रपति हो संप्रभु संपन्न राष्ट्र का, और या ब्रिटेन में आप देखें नाम मात्र की राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ पर देखें तो प्रत्येक शासक की अपने राज्य के प्रति ये इच्छा रहती है कि जो वो आदेश व्यक्त कर रहा है वो कहीं ना कहीं लोकहितकारी हो। साथ ही शासितों द्वारा आज्ञा पालन या अनुपालन, अर्थात आपको जो शासक द्वारा आदेश दिया गया है वो शासक आम जनता को उसका पालन करना अनिवार्य है। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में चूंकि हमारे पूरा लिखा हुआ है कि शासन व्यवस्था कैसे संचालित होगी, तो उसमें जो हमारे संसद द्वारा कोई कानून पारित होता है और वो कानून जब पारित हो जाता है तो उस कानून के अंतर्गत ही हमको उसका अनुपालन करना अनिवार्य है। अर्थात प्रत्येक राज्य के नागरिकों को उसका अनुपालन करना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट आप इसी में देखेंगे कि शासितों द्वारा इस विश्वास की स्वीकृति कि शासक के आदेशों का पालन करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर यदि आप वहाँ इन आदेशों का पालन करने से मना करते हैं तो कहीं ना कहीं विद्रोह और क्रांति की संभावना आ जाती है। जैसे आप देखें कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के द्वारा है कि वहाँ पर उसके जो आदेश होते हैं उनका पालन करना अनिवार्य है, लेकिन यदि उन आदेशों के खिलाफ कोई जाता है तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं क्रांति और विद्रोह की स्थिति निर्मित होती है। ऐसे ही आप देखें कि कभी कभी राष्ट्रों में अपने आंतरिक गृह युद्ध शुरू हो जाते हैं, तो ये जो आंतरिक गृह युद्ध वगैरह हैं कहीं ना कहीं ये शासक द्वारा जो कहना चाहिए अविश्वास की स्थिति निर्मित होती है जनता के प्रति, तब ये स्थिति निर्मित होती है।
इसी तरह प्राधिकार यदि अच्छे से चल रहा है ना, आपकी अथॉरिटी सत्ता अच्छे से चल रही है, वो कहीं ना कहीं आपके शासक और शासित के बीच पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है। यदि आप देखें, भारत 1947 में आज़ाद हुआ और वर्तमान तक उसकी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही है। तो ये हमारे इसको दर्शाता है कि जो भी हमारे शासक अर्थात जो भी शासन सत्ता में आई और हमारी प्रजा अर्थात नागरिक, दोनों के बीच में पारस्परिक संबंध जो है वो सौहार्दपूर्ण रहे और प्रत्येक शासन कहीं ना कहीं लोक कल्याणकारी कार्यों में लगा रहा। इसलिए हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रही। नेक्स्ट देखेंगे हम सामाजिक क्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। वेबर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का समग्र विज्ञान मानते हैं। वे सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताते हैं। पहला है लक्ष्य संबंधी तर्क संगत क्रिया। यहाँ पर इसमें हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि इंजीनियर द्वारा जो पुल का निर्माण किया जाता है, तो वहाँ पर वो जो एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है कि ये पुल यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा और इसमें ये मटेरियल यूज होगा, अर्थात ये तर्क संगत क्रिया है। जहाँ पर क्लियर है कि तर्क द्वारा ये क्लियर है कि इसका रेशो इतना रहेगा तभी व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। नेक्स्ट है कि मूल्य संबंधी तर्क संगत क्रिया। मूल्य संबंधी तर्क संगत क्रिया से तात्पर्य है कि जैसे हम देख सकते हैं कि देश के लिए जो सैनिकों का बलिदान हो जाता है, तो ये मूल्य संबंधी तर्क संगत क्रिया के अंतर्गत आता है। जहाँ पर देश जो है देश के जो सेना है वो अपने को हटाकर देश को सर्वोपरि पे रखती है और देश के लिए वो अपना बलिदान या शहीद हो जाता है। नेक्स्ट है भावात्मक क्रिया अर्थात अफेक्टिव एक्शन। अफेक्टिव एक्शन में जो है ये चूंकि भावनाओं से प्रेरित होता है और जैसे हम देख सकते हैं कि क्रोध में किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया। अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो अभी जैसे रूस यूक्रेन का जो युद्ध है, ये क्या है, एक भावात्मक क्रिया है कि यूक्रेन ने और रूस में कहीं ना कहीं अहम का टकराव हुआ और उस स्थिति में वर्तमान में आप देखें कि अमेरिका जैसे है, तो अमेरिका द्वारा क्रोध में कुछ कुछ कार्य ऐसे कर लिए जाते हैं, फिर वो उस चीज को समझता है तो कहीं टैरिफ घटाता है। ये सब क्या है, ये भावात्मक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पारंपरिक क्रिया ट्रेडिशनल एक्शन। ये जो है रीति रिवाजों और परंपराओं से प्रेरित क्रिया होती है, जिसमें कि जैसे आप देखें कि जो हमारे संस्कार आते हैं, संस्कार रीति रिवाज रूढ़िता, ये सब जो है पारंपरिक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत में जैसे है कि बड़ों को प्रणाम करना या बड़ों के आदेशों का पालन करना, ये सब आपके पारंपरिक क्रिया में। उसी तरह से जैसे भारत का देखें तो भारत की ये नीति है, वैदेशिक नीति, कि भारत कभी भी सामने वाले राष्ट्र पर अपने युद्ध नहीं करेगा, आगे से बढ़ के युद्ध नहीं करेगा। वो युद्ध में तभी सम्मिलित होगा जब उसकी अपनी आंतरिक सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो ये क्या है, ये हमारा एक ट्रेडिशनल सिस्टम चला आ रहा है कि भारत चूंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रणेता है, उस स्थिति में वो आगे से कोई भी युद्ध नहीं करता। ये क्या है, ये पारंपरिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है प्राधिकार के प्रकार, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। वेबर ने टाइप्स ऑफ अथॉरिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है पारंपरिक प्राधिकार, नेक्स्ट है करिश्माई प्राधिकार और फिर है लास्ट तर्क संगत कानूनी प्राधिकार। पहला पारंपरिक प्राधिकार ट्रेडिशनल अथॉरिटी, यह परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होता है। इसमें शासक की शक्ति वंशानुगत होती है और लिखित नियमों की आवश्यकता नहीं होती। जाति व्यवस्था और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था इसके उदाहरण हैं। वेबर इसे अविवेकपूर्ण अर्थात इरेशनल मानते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इसमें उदाहरण के रूप में हम ब्रिटेन की राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को ले सकते हैं, जो कि आज भी वंशानुगत चल रही है और वहाँ संसदीय शासन व्यवस्था के साथ साथ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी संचालित हो रही। नेक्स्ट हम देखेंगे करिश्माई प्राधिकार, करिश्मेटिक अथॉरिटी। करिश्मेटिक अथॉरिटी जो है ये किसी व्यक्ति के असाधारण गुणों पर आधारित होती है। अनुयायी भावनात्मक रूप से उससे जुड़े होते हैं। ये अस्थायी और अस्थिर होता है। जैसे हमारे भारतीय स्वतंत्र जैसे
हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी का जो व्यक्तित्व था वो करिश्माई व्यक्तित्व था। साथ ही हम इसके लिए आपके गौतम बुद्ध का उदाहरण ले सकते हैं और आगे हम देखेंगे तो इंदिरा गांधी भी एक करिश्माई नेतृत्व की धनी थी। इसके बाद आज वर्तमान में अगर हम देखें तो जो हमारे माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहीं ना कहीं एक करिश्माई व्यक्तित्व का वर्तमान दृष्टिकोण में एक जीता जागता उदाहरण है। इसके बाद करिश्माई प्राधिकार जो है वो समय के साथ पारंपरिक या तर्कसंगत कानूनी प्राधिकार में भी बदल जाता है। नेक्स्ट है तर्कसंगत कानूनी प्राधिकार, रैशनल लीगल अथॉरिटी। यह लिखित कानूनों, नियमों और प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित होता है, अर्थात आधुनिक राज्य, पुलिस, कर विभाग, बैंक आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। वर्तमान में आप देखें कोई भी राज्य हैं, राज्य से यहाँ पर तात्पर्य आप भारत के 29 राज्य जो हैं उनको भी उसके अंतर्गत ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम राज्य का अन्य राष्ट्रों से भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर अधिकांश जो राज्य हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो उन सभी के लिए जो संविधान में लिखित कानून है उनके अनुसार ही राज्य जो हैं संचालित हो रहे हैं। साथ ही राज्य को सुव्यवस्थित शांतिपूर्ण चलाने के लिए पुलिस शासन व्यवस्था जो है वो, इसके अलावा टैक्स डिपार्टमेंट, जैसे आपकी निश्चित हमारे यहाँ बजट आता है और बजट में लिखा रहता है कि इतनी सीमा तक यदि आपकी आय है तो आप टैक्स फ्री हैं, अदरवाइज आप इसके अकॉर्डिंग इस स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही इसमें बैंक अगर हम देखेंगे जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं या अब वर्तमान में आप देखेंगे तो अधिकांश निजीकरण की स्थिति निर्मित हो रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके तर्कसंगत कानूनी प्राधिकार के प्रत्यक्ष उदाहरण है। नेक्स्ट है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो है ये तर्कसंगत कानूनी प्राधिकार का उपकरण है। वेबर ने इसकी एक आदर्श प्रतिरूप अर्थात एक आइडियल टाइप की संरचना दी है, जिसमें अगर आप देखें नौकरशाही की उन्होंने जो मुख्य विशेषताएं बताई हैं उसमें सबसे पहला विशेषता है कि स्पष्ट नियम और कर्तव्यों का विभाजन। अर्थात जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, है ना, चाहे हम आपके पिरामिड के अकॉर्डिंग यदि हम जाएंगे तो पिरामिड में आपके ऊपर से लेके टॉप मोस्ट से लेके लोअर लेवल तक आप जाएं तो सबके अपने अपने स्पष्ट नियम लिखे हुए हैं और साथ ही उनको कर्तव्यों का विभाजन भी किया गया है। यदि शीर्षस्थ अधिकारी जो है आपका कोई आदेश आपको देता है उसका पालन करना या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना प्रत्येक अधिकारी का कार्य है या प्रत्येक ब्यूरोक्रेट्स का कार्य है। दूसरा है अधिकारों की वैधानिक सीमा निर्धारित की गई है। यदि आपका कोई अधिकारी है और उसको ऐसा नहीं है कि आपके जो वर्तमान में आपके जो अधिकार हैं यदि आप देखें उसमें कि जो अधिकार अधिकारियों को दिए गए हैं वो आपके एक नियंत्रित व्यवस्था में दिए गए हैं, अनियंत्रित व्यवस्था के अंतर्गत नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर उनकी एक वैधानिक सीमा है, वो अपने सिर्फ कार्यालयीन कार्य के लिए आपको आदेश दे सकते हैं, अपने पर्सनल कार्यों के लिए आदेश नहीं दे सकते। उसके बाद है पदानुक्रम, हायरार्की जो है, पदानुक्रम जैसे मैंने आपको बताया, आपने पॉलिटिकल साइंस में हमारे पोस्ट कॉप की जो अवधारणा है वो पूरा हायरार्की पर ही आधारित है, जिसको कि पिरामिड में वर्णित किया गया है कि टॉप मोस्ट पर शीर्षस्थ अधिकारी रहता है और निम्न स्तर पर आपके पुलिस अधिकारी के सिपाही या अन्य का चतुर्थ श्रेणी वर्ग रहता है और उस पदानुक्रम को नौकरशाही में या ब्यूरोक्रेसी में पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। इसके बाद लिखित अभिलेख और फाइल व्यवस्था, ब्यूरोक्रेट्स में कोई भी कार्य आपके वर्बली नहीं होता है, प्रत्येक कार्य लिखित में होता है और यहाँ पर वो लिखित जो भी आदेश का होते हैं वो आगे चल के एक अभिलेख या दस्तावेज के रूप में संग्रहित हो जाता है और साथ ही आपके ब्यूरोक्रेट्स फाइल व्यवस्था के अंतर्गत ही संचालित होता है। इसके बाद है विशेषज्ञता और प्रशिक्षण। जैसे आप देखें कि ब्यूरोक्रेट्स बनने के लिए आईएएस, आईपीएस या आईईएस, आईआरएस बनने के लिए संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा करता है।
संघ लोक सेवा आयोग के जब परीक्षा के द्वारा आप उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो आपको, चूँकि आप नो डाउट आप इंटेलिजेंट थे इसलिए उस परीक्षा को आपने पास किया, बट उस क्षेत्र में विशेषज्ञता आपको देने के लिए अगर आप आईएएस हैं या आईपीएस हैं, तो आपको मसूरी, देहरादून के जो प्रशिक्षण केंद्र है, उसमें आपको पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। अर्थात जो शीर्षस्थ अधिकारी होता है, उसको भी छोटे से कार्य से लेके बड़े स्तर तक के कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिकारियों की विशेषता जो है, वो ये पद जो है उनका एक व्यवसाय है, अर्थात जो भी पद पर वो बैठे हुए हैं, वो एक व्यवसाय के रूप में है। उसका उनको निर्धारित सरकार द्वारा पेमेंट दिया जाता है और उस कार्य को वो पूर्ण रूप से करते हैं। साथ ही आपके अधिकारी जो होता है, चूँकि वो प्रशिक्षण प्राप्त करके रहता आता है, अर्थात वो शासन व्यवस्था को संचालित करने में पूर्ण रूप से निपुण होता है। योग्यता के आधार पर पद मिलता है। योग्यता के आधार से तात्पर्य है, जैसे मैंने बोला कि संघ लोक सेवा आयोग से जो पास उत्तीर्ण छात्र हैं और वो जो प्रशिक्षण प्राप्त करके आते हैं, वो हमारे क्लास 1 ऑफिसर होते हैं। वहीं हम राज्य सेवा आयोग से जो परीक्षा पास करते हैं, उसमें हम गस्टेड ऑफिसर से लेके निम्न जो तहसीलदार पद है, उसमें होते हैं। इसी के आधार पर हम इससे निम्न और नीचे चले जाएंगे तो थानेदारी के लिए अलग व्यवस्था है। फिर ऐसे हम योग्यता के आधार पर हमारा पद का निर्धारण किया गया है। इसके बाद जो अधिकारी हैं, उनका वेतन, पेंशन और पदोन्नति की भी व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है। अर्थात आप किस पद पर है, उस पद पर एक निश्चित वेतन निर्धारित किया गया है और वो आप भारत के अंतर्गत किसी भी राज्य में हो, वही निर्धारित वेतन दिया जाएगा। रिटायरमेंट पर आपको आपके वेतन के अनुसार आपको पेंशन दिया जाएगा, जो वृद्धावस्था में आपके एक सहायक की भूमिका निभाएगी। साथ ही आप जब कार्यरत हैं, उस स्थिति में एक निश्चित निर्धारित अवधि के उपरांत आपको प्रमोशन भी दिया जाता है। उसके बाद आप देखें कि शक्ति जो है, चूँकि अगर इसमें हमने जो वर्ड पढ़े, उसमें कुछ शब्दों को अगर आप पुनः समझना चाहेंगे, तो जैसे शक्ति है, शक्ति का अधिकांश जो प्रयोग किया जाता है, कहीं न कहीं वो शक्ति का प्रयोग जब हम करते हैं, तो दूसरों पर अपनी इच्छा को भेजने का प्रयास करते हैं। साथ ही प्राधिकार में जो है वो हमारी वैध शक्ति है और आदर्श प्रतिरूप जो है वो विश्लेषणात्मक उपकरण है, जहाँ पर हम विश्लेषण करके एक सिस्टमैटिक वे में कार्य करते हैं। नियमितीकरण अर्थात चूँकि करिश्माई प्राधिकार जो होता है वो एक संस्थागत रूप में जब कार्य करता है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं नियमितीकरण होता है। मुद्रा अर्थव्यवस्था जो है वो धन के माध्यम से इसमें लेन-देन किया जाता है। इसको यदि आप और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप इसमें आप पीसी जैन की बुक है, बीएल फड़िया की बुक है, जो सजेस्टेड यदि हम रीडिंग्स में जाएँगे, तो सबसे अच्छी अगर देखा जाए तो बीएल फड़िया जी की बुक भारतीय शासन एवं राजनीति। इसके बाद आपके गुहा जी की बुक, इसमें बहुत सारे आपके अलग-अलग बुक्स हैं, इनको आप फर्दर रीडिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।